हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स महाराष्ट्र बोर्ड का मोस्ट आईएमपी टॉपिक चैप्टर वाइज हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर कल आपका एग्जाम है ना, तो जितने इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, जितने भी टॉपिक मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करने वाला हूँ, एग्जाम के पहले ज़रूर करके जाना। एग्जाम के एंड में पक्का बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आके थैंक यू बोलोगे सर, थैंक यू बोलूँगे, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक बताने के साथ साथ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम गवाए, मुझे पता है आपके पास भी समय कम है, मेरे पास भी समय कम है, तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं इस श्रृंखला को। लेट्स बिगिन मोस्ट आईएमपी फिजिक्स 11th स्टैंडर्ड। सबसे पहला चैप्टर जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या नाम है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये है अपना आज का पहला चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चलो शुरू करते हैं, आराम से प्यार मोहब्बत से इसको करेंगे हम कवर बढ़िया तरीके से। चलो, पहला यूनिट्स ऑफ दैट क्वांटिटी। यूनिट का डेफिनेशन समझते हैं। द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। एक बात समझो, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, मास हो गया, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, क्या आपको मेजर करना पड़ता है? जब भी आप मेजरमेंट करते हो, आप दुकानदार के पास जाके क्या बोलते हो? 2 kg। अब ये जो kg है वो क्या है? यूनिट है। ये उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको बता रहा है कि आप किसी मास की डिमांड कर रहे हो। आप किसकी डिमांड कर रहे हो? किसी मास की डिमांड करो। 2 मीटर रोप चाहिए, तो आप 2 मीटर बोल के क्या कर रहे हो? आप किसी लेंथ की डिमांड कर रहे हो। तो द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप यहाँ पे एग्जाम के पहले जरूर। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अब यहाँ पे आता है। द फिजिकल व्हाट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी? द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसका यूनिट डिफाइन करने के लिए आपको किसी के यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि मास का यूनिट केजी है। अब मुझे बताओ, केजी को डिफाइन करने के लिए आर यू नीड एनी अदर यूनिट टू डिफाइन केजी? आई होप सो कि केजी इज इनफ। केजी को डिफाइन करने के लिए केजी इज इनफ। लेंथ को डिफाइन करने के लिए मीटर इज इनफ, सेंटीमीटर इज इनफ। आपको लेंथ को डिफाइन करने के लिए वॉल्यूम के यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लेंथ को डिफाइन करने के लिए डेंसिटी के या फोर्स के यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब क्या होता है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए वो काफ़ी अपने आप में, ऐसे क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट आर नॉन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? द यूनिट यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिन यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। देखो, मेरा काम है आईएमपी देने का, ठीक है? मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने बैठ गया तो ये 5-6 घंटे का वीडियो बन जाएगा। अपने को 30 मिनट के अंदर अंदर निपटाना पूरा चैप्टर, ठीक है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी करना है, फंडामेंटल यूनिट करना है। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है? टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो मैंने इस बॉक्स में हाईलाइट करके दे दी है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इनके यूनिट ध्यान रखना। लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर का सिंबल छोटा सा एम, मास का यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी, टाइम का यूनिट सेकेंड, सिंबल एस, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम, फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन और उनके यूनिट ध्यान रखने। कौन सा यूनिट? ऐसा यूनिट, ठीक है? डिराइव क्वांटिटी, अभी हमने बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जो किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, करेक्ट है? तो डिराइव क्वांटिटी मतलब क्या होती है? डिराइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। मतलब डिराइव क्वांटिटी का अगर आपको यूनिट लिखना है तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट का यूज करना पड़ेगा। आ गया समझ में? तो यहाँ पे बोलेंगे विच डिपेंड ऑन सम मतलब कुछ और ऑल द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एंड कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ क्वांटिटीज, दिस कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए यू रिक्वायर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी। अंडरस्टैंड? नाउ एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लेते हैं वेलोसिटी का, इससे आपको सब समझ जाएगा। आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। और आपने देखा मीटर तो लेंथ का यूनिट होता है। एक लेंथ क्या था? फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। टाइम जो का यूनिट जो सेकेंड है वो भी किसका यूनिट? वो भी एक टाइम क्या? सेकेंड, एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी।
लेकिन वेलोसिटी को बनाने के लिए आपको लेंथ का भी इस्तेमाल करना पड़ा और आपको टाइम का भी इस्तेमाल करना पड़ा। बात को समझना, वेलोसिटी के लिए आपको लेंथ का इस्तेमाल करना पड़ा और आपको टाइम का इस्तेमाल करना पड़ा। और हमने पिछले वाले टाइम में देखा था कि लेंथ एंड टाइम बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जो हमारा यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो किससे बना हुआ है? वेलोसिटी लेंथ और टाइम की मदद से बना हुआ है। तो डिराइव क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन सम और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ में आ गया आपको यहाँ पे? तो इस वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऊपर आ जाएगा तो हम इनवर्स लिखते हैं, तो मीटर पर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स। आगे समझ में आपको ना? उसी तरीके से आपको यहाँ पे मोमेंटम का यूनिट दे रखा है। उसी तरीके से देखो यहाँ पे आपको मोमेंटम का यूनिट दे रखा है, ठीक है ना? अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है पहले कमेंट सेक्शन में आपको बताना, बिना बताए अभी देखे यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। देखो मोमेंटम का फॉर्मूला आपने 8, 9 और 10th में पढ़ा होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। करेक्ट है? चलो, क्या मास फंडामेंटल क्वांटिटी है? हाँ जी, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी? हाँ जी, वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका मतलब यहाँ पे मोमेंटम वेलोसिटी क्या फंडामेंटल क्वांटिटी? नहीं, वेलोसिटी मास और टाइम का मिलके बना हुआ, तो वो डिराइव क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी के मिलके बन रहा है, तो मोमेंटम भी कैसा हो जाएगा? डिराइव क्वांटिटी हो जाएगा। अब इसका यूनिट लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे हम लोग? इसका यूनिट लिखेंगे। तो देखो यूनिट क्या हो जाएगा, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, गंदी चीज़ों को हटा दो। अब इसको यूनिट लिखते हैं। अब मुझे बताओ भैया, मास का यूनिट क्या होता है? बचपन में पढ़ कर रखा है, केजी। अंकल 2 किलो शक्कर दो ना, केजी। और यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? अभी ऊपर पढ़ा, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो, ये हो गया हमारा मोमेंटम का यूनिट। बात समझ में आ गया? तो डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पे क्लियर होगा। थोड़ा सा और फास्ट चलेंगे, आई होप सो। इस आईएमपी टॉपिक वाले लेक्चर में भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। अगर ज़रूर आ रही तो कमेंट सेक्शन में बताना, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, मनोबल नया शब्द। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट, अभी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमने पढ़ी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमने पढ़े थे। उसमें से 2 सप्लीमेंट्री, 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट में पहला आएगा प्लेन एंगल वाला, मतलब थीटा, जो आप एंगल मेजरमेंट करते हो, और सॉलिड एंगल वाला 3D शेप में काम करता है यहाँ पे, ठीक है ना? तो प्लेन एंगल में थीटा जो उसका यूनिट होता है वो होता है रेडियन। इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्ट्रेन रेडियन। तो ये इशू यू मस्ट रिमेंबर दिस, ओके? फिलहाल कम से कम ये ध्यान रखो आप यहाँ पे, ठीक है? प्लेन एंगल को मेजर करना क्या होता है? फॉर्मूला यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला बन जाएगा। ये ds दिख रहा है, तो ये ds किसके सामने वाली लेंथ है? ये ds है हमारे थीटा के सामने वाली लेंथ, तो ये हो जाएगा आपका d थीटा। तो आप बोलोगे ds डी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। देखो जितना डी थीटा, जितना ये एंगल बड़ा होगा उतना ये ds बड़ा होते जाएगा। तो कहने से ds इज डिपेंड ऑन द डी थीटा। तो यहाँ पे आपको लगा देना आगे r, ठीक है? तो कांस्टेंट का काम करेंगे, फॉर्मूला बनेगा ds इज इक्वल टू r डी थीटा, और यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ds अपॉन r। r किधर आ जाएगा? यहाँ से मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा, और ये आपका बन जाएगा डी थीटा। और डी थीटा का यूनिट क्या होता है? रेडियन। अभी हमने देखा था, ठीक है? तो इतना हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है इस टॉपिक को इतना भी। तो आपको इतना पता होना चाहिए, स्ट्रेन रेडियन का यूनिट और प्लेन एंगल का यूनिट और सॉलिड एंगल का यूनिट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट इम्पोर्टेंट देखते जाएंगे। फोन मत आने दो भाई बीच बीच में। हाँ, यूनिट लिखने का जो भी मैंने हाईलाइटेड है हम वही देखने वाले हैं। यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करना अपने को दूसरी चीज़ों में। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो देखेंगे, ठीक है? एरर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो अभी ये वाला एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखते हैं 1 बाय 1 इसको अच्छे से। देखो पहले तो आपको यहाँ पे देखना L फॉर द लेंथ। हम लोग जब भी डायमेंशन लिखते हैं, अब यहाँ पे डायमेंशन पढ़ने वाले। डायमेंशन क्या होता है कि देखो आप कोई भी यूनिट लिख रहे हो, उस यूनिट के अंदर मास भी आ रहा है, उस यूनिट के अंदर लेंथ भी आ रही है, उस यूनिट के अंदर वेलोसिटी भी आ रही है, उस यूनिट के अंदर टेम्परेचर आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो डायमेंशन आपको ये बताता है कि किस यूनिट में कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइम आ रही है। फिलहाल इतना समझो, डायमेंशन आपको ये बता रहा है किस यूनिट के अंदर
कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार आ रही है। दूसरा ये भी बताएगा प्लस साइन और माइनस साइन की मदद से कि 2 बार आ रही है, या डिनोमिनेटर में आ रही है तो माइनस करके आएगी और न्यूमरेटर में आ रही है तो प्लस करके आएगी। फिलहाल इतना ध्यान रखो। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर टू विच कंसर्न फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। पावर टू विच कंसर्न फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेट। फंडामेंटल यूनिट के ऊपर हम पावर लगा रहे, फंडामेंटल यूनिट के ऊपर हम पावर लगा रहे मस्ट बी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि उसके मदद से हमें दी हुई फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पता चल जाए। क्या बोल रहा हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर हम लोग पावर लगा रहे कि उसके मदद से हमें गिवन फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पता चल जाए। ये समझते हैं अभी। जैसा कि जब भी आप डायमेंशन लिखो तो लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एल से, मास को रिप्रेजेंट करेंगे एम से। तो ये आप रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देख लो फटाफट। टेम्परेचर को के से, करंट को आई से, सी को ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी से करेंगे और मोल को एमओएल से करेंगे। इतना पता होना चाहिए। तो डायमेंशन का डेफिनेशन आपको जरूर करके जाना है। अब हम लोग यहाँ पे डायमेंशन निकालते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सबको पता है। क्या मैं डिस्प्लेसमेंट को कुछ देर तक लेंथ बोल सकता हूँ? यस यार, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक तरीके का लेंथ होता है। तो मैं डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे एल करके रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द काइंड ऑफ लेंथ। और टाइम को मैं यहाँ पे टी करके रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ तक समझा? डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है कि नॉर्मल सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, आप बता दो क्या है? नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक ही बार है, तो यहाँ पे पावर 1 लगा दूंगा। यहाँ पे टाइम कितनी बार है? एक बार है, पावर 1 लगा दूंगा बस। अब क्या करूँगा, ये L1 लिखूंगा और मुझे बताओ ये टाइम डिनोमिनेटर में था तो ऊपर क्या आके क्या हो जाएगा? -1। तो बस इसी को हम बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पे m तो 0 भी लिखा है ना। तो नॉर्मली जब भी आप डायमेंशन लिखते हो उसमें 3 चीज़ें तो आप हमेशा इन्वॉल्व किया करो, L फिर m और फिर t। ठीक है। अब यहाँ पे L का पावर तो 1 आया था, t का पावर तो हमारा -1 आया था। सर m का पावर तो कुछ आया ही नहीं, तो क्या करें? 0 लगा देने का। जिसका पावर आपका नहीं आया वहाँ क्या लगा दोगे आप? 0। तो हमेशा डायमेंशन लिखते समय LMT तो आना ही है आपका। ठीक है। जिसका नहीं आ रहा उसका 0 लगा दो। आगे समझ में आपको? इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशन निकाले हुए, तो आपको इसी तरीके से डायमेंशन की प्रैक्टिस करनी है। डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। ठीक है। जैसा कि देखो डायमेंशन ऑफ चार्ज पूछा है यहाँ पे। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इनटू टाइम। अब करंट को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग? आई से। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। यहाँ तक समझा? मुझे बताओ करंट कितनी बार आया? सर एक बार आया। करंट कितनी बार आया? एक बार। तो देखो यहाँ पे आई के ऊपर 1 लिखा हुआ दिख रहा है कि आपको 1 लिखा हुआ। और टाइम कितनी बार आया है? टाइम यहाँ पे आया एक बार, वो भी मल्टीप्लीकेशन में, तो उसके ऊपर भी हम लोग 1 लिखेंगे। सर एल और एम तो आए नहीं, तो ऊपर क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 0। तो इस तरीके से हमारा डायमेंशन हो गया चार्ज का। मैं वापस बता रहा हूँ, हम मोस्ट IMP की बात कर रहे हैं। सारी चीज़ें आपको करके जानी जितना मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। फिर ये सारे डेंसिटी का फॉर्मूला, मास अपॉन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। और उनके डायमेंशन भी हो सके तो याद कर लो या निकालना सीख लो। निकालना तो आ ही गया। चलो मैं एक डायमेंशन आपको निकाल के बताता हूँ अपने हाथों से, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है। कैसा निकाले तो आपको आइडिया मिल जाएगा। मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ओ हो पाप कर दिया ना। मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी वेलोसिटी लिख के आए तो। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। होता है कि नहीं होता है? ओके, ये ओवरफ्लो हो रहा है। और वेलोसिटी का यूनिट क्या और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? आपको पता होगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? चलो हम इसको यहाँ देखते हैं अभी। केजी मतलब क्या? मास। मतलब m मास होता है, उसके ऊपर केजी कितनी बार है? एक बार है। यहाँ पे देखो मीटर का मतलब क्या? मीटर मतलब डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस को किससे लिखते हैं? एल से। और ऊपर है तो L1। और नीचे देखो सेकेंड स्क्वायर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? टाइम का स्क्वायर। आगे समझ में? ये क्या हो जाएगा? टाइम का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा? इसी को मैं लिख दूंगा यहाँ पे M1 L1। और टाइम देखो नीचे था स्क्वायर के फॉर्म में, तो ऊपर आके -2 हो जाएगा। नीचे +2 था तो ऊपर आके -2 हो गया। तो ये हमारा डायमेंशन हो गया फोर्स का। अब आप बोलोगे सर इधर LMT लिखा है, इधर आपने MLT लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आप L को आगे वापस शिफ्ट कर दो और ऐसे भी लिख के आओगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। वो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आगे समझ में आपको? तो इस तरीके से हमें डायमेंशन निकालना है। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई कि डायमेंशन निकालने के लिए यू शुड नो द फॉर्मूलाज। तो आपको
बेसिक ये 8 फॉर्मूले याद करके जाने यार। आधे से ज़्यादा आपको याद है। फोर्स का मा होता है, पी का एम वी होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, 9th और 10th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। दूसरा, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन का यूज़ क्या किया जाए, कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, देखते हैं। टू चेक करेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दी है, जो भी आपको फॉर्मूला दिया है, आपको चेक करना है कि वो फॉर्मूला सही है या गलत। तो कैसे चेक करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, देखते हैं अच्छे से। सबसे पहला फॉर्मूला दिया हुआ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आपको आ सकता है डायरेक्ट। टू चेक द करेक्टनेस इन द फिजिकल क्वांटिटी, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना और चेक करके बताना उनको। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिख देंगे। अब मुझे बताओ LHS में क्या है, LHS में है v और RHS में क्या है, u प्लस ए टी। यहाँ तक समझा। LHS का जो डायमेंशन होगा और RHS में जितनी भी क्वांटिटी दी है उनका डायमेंशन होगा, सब डायमेंशन सेम आना चाहिए। अगर बीच में प्लस है तो प्लस के आसपास की क्वांटिटी और LHS की क्वांटिटी सबका डायमेंशन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो LHS में क्या दे रखा है आपको, सिर्फ v दे रखा है। और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, L1 m0, यहाँ पे नहीं लिखा उन्होंने, और t-1 अभी हमने देखा था, ठीक है। तो ये उन्होंने वेलोसिटी का डायमेंशन लिखा है। ये u क्या है सर, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये काइनेमेटिक का इक्वेशन है, करेक्ट है ना। ये कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हमारा काइनेमेटिक का। तो u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो भाई इनिशियल हो या फाइनल हो, है तो वेलोसिटी है ना, तो उसका भी डायमेंशन क्या होगा, L-t-1। देखो ये भी सेम आया और ये भी सेम आया, ऐसे सारे डायमेंशन सेम आना चाहिए। अब हमारे पास एक क्वांटिटी और है AT, इसका डायमेंशन निकालते हैं। AT का डायमेंशन निकालने के लिए पहले एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का L और सेकेंड स्क्वायर का t-2, नीचे है ना तो ऊपर आके, तो ये एक्सेलरेशन का हो गया। और टाइम मल्टीप्लीकेशन में तो टाइम का t हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे देखो t की पावर -2 है और यहाँ पे t की पावर -1 है, तो दोनों पावर को अगर ऐड करोगे तो -2 बराबर और +1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा L तो 1 है और t का पावर हो जाएगा -1, तो ये हमारा यूनिट डायमेंशन आ गया AT का। अच्छी तरह से चेक करोगे तो v का डायमेंशन, u का डायमेंशन और AT का डायमेंशन, तीनों के तीनों डायमेंशन सही आए। इसका मतलब हमारा जो ये फिजिकल क्वांटिटी के मदद से बनाया हुआ फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से आप डायमेंशनली फॉर्मूले को चेक कर सकते हो कि वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। यहाँ तक समझे, आपको इतना ध्यान रखना। थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहता हूँ कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। व्हाट आई एम सेइंग, रिमेंबर वन थिंग, व्हाट आई एम सेइंग कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। क्या ये फॉर्मूला एग्जैक्ट ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता, किससे जाना। मान लो यहाँ पे 2 लिखा होता है, क्या लिखा रहता है 2, तो हमें कैसा पता चला है, डायमेंशन की वजह से हम 2 के बारे में तो कुछ पता ही नहीं कर सकते, तो हम नहीं बता सकते थे कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में करेक्ट है। हम बोलेंगे फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। समझ में आ गया, ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। इस बात पे अगर आप वाकिफ कर पा रहे हो मैं जो बता रहा हूँ, तो प्लीज़ यार आपके टीचर ने आपके स्कूल में वगैरह पढ़ाया होगा इस बात को, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि समझ आया सर आपने ये बात बोली जो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू स्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, ये भी IMP, दोनों ये तीनों IMP है, डायमेंशन में क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे आपको बोला है, देखो टाइम, लेंथ और जी। देखो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात कर रही है, मैं समझा। तो क्या है, यहाँ पे एक पेंडुलम है और ये क्या कर रहा है, पेंडुलम क्या करता है, ऑसिलेट करता है आगे पीछे, बराबर कि नहीं। जो घड़ी का हमारा पेंडुलम होता है वो क्या करता है, कभी आगे जाता है कभी पीछे आता है। तो मुझे बताओ पेंडुलम आगे गया पीछे आया, इसको कुछ टाइम लगा, फिर से आगे गया फिर से पीछे आया, आगे गया पीछे आया। तो पेंडुलम को एक ऑसिलेशन करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। अब ये टाइम पीरियड पेंडुलम की लेंथ पे, ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, और पेंडुलम की लेंथ पे और कैसे डिपेंड करता है। मतलब टाइम पीरियड को आपको समझाना है, बताना है किस तरीके से वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और किस तरीके से वो जी पे डिपेंड कर रहा है। इसको कैसा करेंगे, प्यार से धीरे धीरे कोशिश करते हैं आपको समझाने की मैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स बिगिन। अब भी अपने पास इतने सारे सोर्सेस नहीं हैं टेक्निकली की चीज़ें उस क्लियरिटी से बता पाऊँ, आई होप सो। तभी भी आप एक काम करना, अगर सिर्फ आपको यहाँ से IMP चाहिए ना,
तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना अगर आपको समझना नहीं है तो। फटाफट जो भी मैंने रेड किया हुआ ब्लिंक हुआ है फटाफट उसको टिक कर लो, ठीक है। एक काम कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमारे पास हम मान लेते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ की पावर ए पे डिपेंड कर रहा है, क्या कि मुझे यहाँ पे एक्चुअल में नहीं पता। हम मान लेते हैं, मैंने क्या बोला, हम मान लेते हैं कि जो भी मेरा टाइम पीरियड है वो लेंथ की पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि वो ए का वैल्यू 2 होगा या 3 होगा, तो मैंने एज्यूम किया और मैंने बोला टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर बी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इस बी के बारे में भी मुझे नहीं पता है। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो मैं बोलूँगा टाइम पीरियड इज डिपेंड ऑन लेंथ की पावर ए और जी की पावर बी। अब ए और बी की वैल्यू के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब ध्यान रखो, अब यहाँ पे आपको टाइम का डायमेंशन लिखना है, यहाँ पे आपको लेंथ का डायमेंशन लिखना है और यहाँ पे आपको जी का डायमेंशन लिखना है। लिख लिया आपने, जी का मतलब एक्सेलरेशन, तो जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन है वही आपको लिखना है। अब a इंटू 1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, -2 इंटू बी क्या हो जाएगा, -2b, और -2 इंटू एल के ऊपर क्या है 1 है तो वो हो जाएगा b। समझ में आ गया आपको। अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पे देखो, ये पहला वाला अगर मैं बोलूँगा तो यहाँ पे मेरा l का पावर a हो चुका है और दूसरे वाले में बोलूँगा तो l का पावर b हुआ है और t का पावर -2b हुआ है। यहाँ तक समझा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे l बेस है, सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा l की पावर a प्लस बी और ये t की पावर आपका -2 यहाँ पे है, करेक्ट है। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन करो कि यहाँ पे l का पावर 0 है और यहाँ का l का पावर a प्लस बी है और बीच में इक्वल टू है। इक्वल टू कब होता है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई बात राइट हैंड साइड के एग्जैक्टली बराबर हो, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। करेक्ट है, हमने इक्वेट किया, हमने नॉर्मली क्या किया, कंपेरिजन किया। यहाँ पे t का पावर 1 है और यहाँ पे देखो t का पावर -2b है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को कर लेंगे किसके बराबर, -2 की b के बराबर, तो हमें यहाँ पे b का वैल्यू देखो कितना मिल जाएगा, ये -2b इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू की तरह के क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो मुझे b का वैल्यू मिल गया -1/2। इतना ध्यान रखो, उन लोग ने आगे भी लिख के दिया होगा, मैंने आपको समझाया यहाँ पे। a प्लस बी इक्वल टू आपको 0 मिला था, एक b को इधर लेके जाओ तो a इज इक्वल्स टू -b हो जाएगा। दो इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अच्छे से, यहाँ पे देखो हमें b का वैल्यू मिल गया था -1/2, अभी हमें पता था a इज इक्वल्स टू -b है, तो यहाँ पे देखो b का वैल्यू मुझे -1/2 वो मिला, वो पुट किया और मुझे यहाँ पे a का वैल्यू मिल गया 1/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो मुझे जो a और b का वैल्यू चाहिए था दोनों मिल चुका है, a का वैल्यू 1/2 मिला और b का वैल्यू -1/2 मिला, जो मुझे पता नहीं था। 1/2 का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली रूट होता है, तो दोनों क्वांटिटी को मैंने रूट में डाल दिया। जी को नीचे क्यों लिखा, क्योंकि जी के इधर माइनस था तो नीचे लेके रूट में डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से मुझे क्या मिला है, फॉर्मूला मिल गया, एक तरीके से क्या मिला, फॉर्मूला मिल गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, डायमेंशन की मदद से कभी भी आपको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमने सिर्फ के लिखा है, के का एक्चुअल वैल्यू क्या है वो नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा सा डायमेंशन का ड्रॉबैक है, आप बोल सकते हो। एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है जहाँ पे k का वैल्यू 2π होता है, तो यहाँ पे डायमेंशन की मदद से आप k का वैल्यू तो पता नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना आपको। इसी तरीके से आप लोग थर्ड वाला टॉपिक डायमेंशन की मदद से क्या कर सकते हो, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आप मतलब जैसा कि देखो आपको पता है एनर्जी का यूनिट जूल भी होता है और एनर्जी का यूनिट अर्ज भी होता है। तो जूल जैसा कि देखो 1 मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन होता है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो उसी तरीके से एक जूल और एक अर्ज के बीच में क्या रिलेशन है वो हम डायमेंशन की मदद से बढ़िया आराम से निकाल सकते हैं। और ये मेरे हिसाब से इन तीनों पॉइंट में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ डू दिस, ओके, डोंट फॉरगेट। तो यहाँ पे देखो 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻7 अर्ज, और हमने पता कर लिया था डायमेंशन की मदद से। तो आप ये इसको ज़रूर करके जाना, अपने प्रैक्टिस में इसको रखना अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा एरर के बारे में, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटी एट द मेजरमेंट। एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। देखो कुछ भी चीज़ है, अगर मेरे पास मैं भी मान लो एक बुक है मेरे पास, तो बुक का कोई लेंथ तो है, बुक का एक एक्यूरेट लेंथ है, क्योंकि वो है यार फिजिकल चीज़ है, उसका लेंथ है और वो एक रियल लेंथ होगा। लेकिन अगर मैं मेज़र करने जाऊंगा तो मे बी मैं 1 mm ज़्यादा मेज़र कर सकता हूँ, 1 mm कम मेज़र कर सकता हूँ,
करेक्ट है ना। लेकिन जो मैंने मेजरमेंट किया है वो एक्यूरेसी से इतना दूर भी नहीं है, मतलब जो बुक का एक्चुअल लेंथ है उस लेंथ से इतना दूर भी नहीं, कितना 1 mm का ही तो फर्क पड़ा है। तो एक्यूरेसी का मतलब जो एक्चुअल में है उसके कितने आप पास में हो, कितने आप पास में हो, दैट इज द एक्यूरेसी। बात समझ में आ गई आपको। तो ये थोड़ा सा एक डेफिनेशन आप ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एरर, ठीक है, एरर इन मेजरमेंट। एक एरर होता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर का मतलब ऐसा एरर जो सिस्टम के खामी के वजह से है। सिस्टम की खामी क्या हो सकती है, आप जो स्केल खरीद के लेके आए हो उसका जो 1 सेंटीमीटर का मार्क है वो थोड़ा आगे पीछे हो जाए, क्योंकि मतलब उसके ऊपर जो यू कैन से लेबलिंग की हुई है, जो प्रिंटिंग की हुई, उस प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो। यहाँ तक समझ में आ रहा। ऐसे एरर को हम सिस्टमेटिक एरर बोलेंगे। और एरर सिस्टमेटिक किसकी वजह से आता है, ह्यूमन एरर की वजह से, कि जो बंदा मेजरमेंट ले रहा है उस बंदे में प्रॉब्लम है, उसने गलत कर दिया। तो ये सारे एरर किसकी वजह से आएंगे, एक सिस्टम की वजह से आएंगे। इन्वायरमेंट, आजू बाजू का इन्वायरमेंट सही नहीं है, हिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मेजरमेंट करने और कैलिब्रेशन सही नहीं है, मतलब स्केल के ऊपर वही मैंने बोला कि मार्किंग सही नहीं है। तो ये ऐसे एरर जो आएंगे उनको सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। अब सिस्टमेटिक एरर कितने तरीके के होते हैं देख लो। इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब वही मैंने बोला, कैलिब्रेशन सही नहीं है, जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर मार्किंग सही नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, जीरो थोड़ा आगे पीछे हो गया, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। एरर ड्यू टू द इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में इनपरफेक्शन मतलब जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसने डिफेक्टिव सेटिंग। देखो हर एक्सपेरिमेंट में हमें इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग करनी पड़ेगी। आपने लैब में वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गोज, फिर माइक्रोस्कोप, अलग अलग चीज़ों का प्रैक्टिकल्स आपने किए होंगे। अगर आप उनका अरेंजमेंट ही सही नहीं करते हो तो ऑब्वियसली आपको एरर आने वाला ही है। तो एक वो एरर ड्यू टू द इनपरफेक्शन इन मेजरमेंट। और पर्सनल एरर, पर्सनल एरर मतलब सच एरर इज इंट्रोड्यूस टू द फॉल्ट इन ऑब्जर्वेशन। मतलब आपने रीडिंग तो लिया है, सही लिया, लेकिन आपने ऑब्जर्वेशन सही नहीं किया, आपका देखने का तरीका सही नहीं था, आपने गलत डायरेक्शन में देख लिया, थोड़ा सा यूनिट आगे पीछे आपने सोच लिया कि हाँ ऐसा होगा। केयरलेसनेस, आपने थोड़ा सा केयरलेस दिखाया अपने काम में, ठीक है ना, केयरलेसनेस दिखाई, तो पर्सनल एरर। तो ये सारे सिस्टमेटिक एरर है। अब आता है रैंडम एरर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिस्टमेटिक एरर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैंडम एरर, ध्यान रखना। क्यों, देखो रैंडम, हमने सिस्टमेटिक एरर, जितने भी हमारे पास सिस्टमेटिक एरर आए थे, सिस्टमेटिक एरर को हम कम कर सकते। कैसा कर सकते हैं, देखो जो बंदा ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जो बंदा सिस्टम के साथ काम कर रहा है, हम उसको इतना अच्छा ट्रेन करें कि वो कभी गलती नहीं करे, एक तो ये हो सकता है। फिर हम जो भी इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो ब्रांडेड हो, स्टैंडर्ड क्वालिटी को हो, थोड़े से अच्छे क्वालिटी के हो, कि उसमें कोई भी खराबी नहीं हो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं हो, तो हमारा कभी एरर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोग सिस्टमेटिक एरर को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कभी न कभी एक एरर आ ही जाता है ड्यू टू द व्हाट। आप एक एक्सपेरिमेंट ऐसा कर रहे हो जो टेम्परेचर सेंसिटिव है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर सेंसिटिव है। और अचानक आपको पता है कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, और मान लो अचानक से आजू बाजू का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो आपका तो एरर आ गया। अब उसमें आपकी गलती है क्या, नहीं। क्या अभी उसमें एक्सपेरिमेंट की गलती, ऑब्वियसली नहीं। तो बात समझ में आ रही है। तो ऐसे एरर को हम रैंडम एरर में गिनेंगे। अब रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसा करेंगे, तो आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस एक्सपेरिमेंट को बार बार करके उसकी रीडिंग आप बार बार लो। क्या बोला, आप एक रीडिंग ना लेके उसकी बार बार रीडिंग लो। अब जितनी भी रीडिंग आपके पास आई है उन रीडिंग का आप क्या करो, एवरेज निकाल दो। अब रीडिंग का क्या करो, एवरेज निकाल दो। उस एवरेज में आपको पता चल जाएगा कि सबसे एक्यूरेट आंसर क्या हो सकता है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे हम रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का तरीका एवरेज निकालो। आप बार बार रीडिंग लो और क्या निकालो, एवरेज निकालो। समझते कैसा करेंगे, एक ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जो भी मैंने आपको बता दिया है। कैसा करेंगे, मान लो आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एक एक फिजिकल क्वांटिटी का आपको क्या करना है, बार बार मेजरमेंट लेनी है। तो आपने मान लो इतनी सारी मेजरमेंट ले ली। पहले मेजरमेंट का वैल्यू आपका A1 आया, फिर A2 आया, फिर A3 आया, ठीक है ना। अब सारे मेजरमेंट को अरिथमेटिक मीन निकालो। अरिथमेटिक मीन मतलब सबको ऐड करो और वो कितनी मेजरमेंट लिए, आपने 4 लिए, 5 लिए तो डिवाइड बाई 4 कर लो। अगर 4 लिए तो 5 लिए तो डिवाइड बाई 5 कर लो। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, आपको मीन मिल जाएगा। मीन मतलब आपको एक एक्यूरेट वैल्यू मिलने के तरफ आप पहुंच चुके हो, लेकिन हमें और एक्यूरेसी चाहिए। बात को समझो। तो आपने जो मीन निकाला वो आपके लिए क्या है, अभी एट पॉइंट आपके लिए सबसे एक्यूरेट वैल्यू है। आपने जो मीन निकाला एट पॉइंट आपके लिए सबसे एक्यूरेट वैल्यू है एज कम्पेयर टू A1, A2, A3, AN। इनमें से सबसे एक्यूरेट वैल्यू कौन सी, A मीन आपके लिए।
इसका मतलब मुझे एक बात बताओ कि भाई जो आपने मीन निकाला है और जो आपकी A1 A2 A3 इनका जो डिफरेंस होगा वो तो आपका एरर होगा। क्यों? क्योंकि देखो A1 आपकी एक वैल्यू है जो आपने मेजर की थी, A2 आपने उसी चीज को वापस मेजर करके निकाला, A3 आपने वापस निकाला और आपने ए मीन एवरेज करके निकाला। तो ए मीन आपके लिए इस पॉइंट पर सबसे एक्यूरेट वैल्यू है, बराबर। तो A1 और ए मीन के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? एरर होगा। वही तो आपका एरर होगा ना। ए मीन आपके लिए एक्यूरेट वैल्यू है, A1 आपने मेजर किया था, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही आपके लिए क्या होगा? एरर होगा। तो क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू, दैट इज A1 A2 A3 इंडिविजुअल वैल्यू, उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। तो हम हर एक क्वांटिटी, जैसे हमने A1 निकाला, हम पता करेंगे A1 के समय कितना एरर आया, A2 निकाला, A2 के समय कितना एरर आया। तो देखो मैं कैसा पता करूंगा? डेल्टा A1 मेजरमेंट एरर इन ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ A1। पहला मेजरमेंट जब किया तब कितना एरर आया, तो मैंने ए मीन में से A1 को माइनस कर दिया और आगे मॉड लगाया। मॉड इसके लिए लगाया कि मुझे जो भी डेल्टा का वैल्यू आएगा, एब्सोल्यूट एरर आएगा, वो मुझे पॉजिटिव में मिलना चाहिए, ठीक है ना। एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव में लिखना आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो A2 का वैल्यू ए मीन -2 कर दूंगा, A3 का वैल्यू ए मीन -an कर दूंगा, an का वैल्यू A3 का डेल्टा A3 का वैल्यू कैसा करूंगा? यहाँ पे नहीं लिखा तो अपन एक बार करते हैं। डेल्टा A3 के लिए क्या करेंगे अपन बताओ? डेल्टा A3 के लिए करेंगे ए मीन -A3। बात समझ में आ गया? इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकाल देंगे। अब देखो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, ये तीनों आपके पास एरर आ चुके हैं। अब इन तीनों एरर में से आप चाहते हो कि सबसे एक्यूरेट एरर कौन सा है, क्योंकि अगर आपको एक बार एरर के बारे में पता चल गया तो जो भी आपकी वैल्यू जो है उसमें से आप उस एरर को हटा दोगे और आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगा। तो इतने सारे वैल्यू में से एक्यूरेट एरर में से कौन सा एक्यूरेट एरर है, तो वापस हम लोग एब्सोल्यूट एरर का मीन ले लेंगे, तो उसको हम बोलेंगे डेल्टा ए मीन। क्या बोलेंगे? तो अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मीन लेना मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 जितनी भी क्वांटिटी उससे डिवाइड करोगे तो आपको डेल्टा ए मीन मिल जाएगा। अब ये क्या है? ये आपने मेजरमेंट की हुई क्वांटिटी का एरर है, इतना उसके अंदर एरर आया है। और ए मीन क्या है? ए मीन अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग सबसे एक्यूरेट वैल्यू है, लेकिन उस एक्यूरेट वैल्यू में भी कितना एरर अभी तक है? डेल्टा ए मीन का। अब मुझे बताओ जो भी आपका एरर है डेल्टा ए मीन के ए के अंदर, वो एरर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मतलब आपने जो क्वांटिटी ए मेजर की थी मे बी उससे 1 पॉइंट से आंसर ज़्यादा हो सकता है, 1 पॉइंट से आंसर कम हो सकता है। तो हम लोग अच्छी तरीके से लिखने के लिए ए मीन में से प्लस माइनस करके पीछे दिखा देंगे डेल्टा ए मीन, खत्म। यहाँ पे हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर करना है, ठीक है। तो ये पूरा डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है, 4 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, ये ध्यान रखना। रिलेटिव एरर का डेफिनेशन ध्यान रखो। यहाँ पे रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है? ए मीन और ऊपर आपको लिखना है डेल्टा ए मीन, मतलब एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, इससे मिलेगा आपको रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से। देखो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन मतलब रिलेटिव एरर, इस क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपको मिलेगा परसेंटेज एरर। तो डोंट फॉरगेट अबाउट परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट थे। अभी जाके ये देखो कॉम्बिनेशन एरर ज़रूर करना, कॉम्बिनेशन एरर के ऊपर न्यूमेरिकल ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना। आप चाहते हो कि सर कॉम्बिनेशन एरर पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाओ तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर अपलोड कर लूँगा, लेकिन अभी हमारा फोकस है आईएमपी टॉपिक पे। तो ये कॉम्बिनेशन पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, मेरी बात जानना। तो ये एडिशन का कॉम्बिनेशन, ये मल्टीप्लिकेशन वाले कॉम्बिनेशन एरर ज़रूर करके जाना। ये क्वेश्चन देखना किस तरीके, ये जो इधर यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको सारे टॉपिक, ये क्वेश्चन करके जरूर जाना। तो ये कॉम्बिनेशन का एरर का टॉपिक करना, ठीक है। इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर लगभग आधे घंटे में कंप्लीट हो चुका है। आपको एग्ज़ाम के पहले ऊपर से देखना है, ठीक है, इस तरीके से।